हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि 12th का स्टूडेंट आप लोगों को लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने बताया था, जिसमें आपको हमने दूसरे धातु का निष्कर्षण यानी तांबा का निष्कर्षण पढ़ाया था। उससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने एल्युमिनियम का निष्कर्षण बताया था और आज के लेक्चर वीडियो में हमने आपके लिए बच्चों जस्ता धातु का निष्कर्षण लाया है। तो इससे आप लोगों को जितने भी निष्कर्षण बता रहे हैं बच्चों, सारे बोर्ड इंपॉर्टेंट्स होते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो तो आप इसे आप ध्यान से पढ़ रहे हो और आपको इसे ध्यान से पढ़ना भी है। तो बच्चों आज का हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं कि जस्ता धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे। ठीक है, तो जस्ता धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे बच्चों? तो जस्ता धातु का निष्कर्षण करने के लिए सबसे पहले हम जस्ता का इंट्रोडक्शन जानेंगे। जस्ता है क्या, है ना, कहाँ प्राप्त होता है, कौन कौन से इसके प्रमुख अयस्क है। तो आते हैं बच्चों टॉपिक पर। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, आपका चल रहा है टॉपिक, कौन सा टॉपिक चल रहा है बच्चों? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स चल रहा है, यानी धातुओं का निष्कर्षण चल रहा है, जिसमें तीसरे धातु यानी जस्ता का हम लोग निष्कर्षण सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे जस्ता का निष्कर्षण? तो सबसे पहले जस्ता का संकेत देखेंगे। तो संकेत क्या होता है? Zn होता है। परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या 30 होता है। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 65 एटॉमिक मास होता है, mu होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2 होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। उपस्थिति में देखो बच्चों, जस्ता जो है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, यानी ये कभी भी जस्ता अकेला नहीं होगा। जब भी होगा तो संयुक्त अवस्था में होगा, मुक्त अवस्था में नहीं होगा। और संयुक्त अवस्था में होगा बच्चों तो याद रखिएगा इसके प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? तो जिंक ब्लेड ZnS है, दूसरा है जिंकाइट ZnO है, कैलेमाइन ZnCO3 है और विलेमाइट यानी Zn2SiO4 है बच्चों। तो चलिए आते हैं हम यहाँ पर। तो अब लिखते हैं हम क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं? टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जब हम ये जान लिए बच्चों, प्रमुख अयस्क जान लिए, उपस्थिति जान लिए, उसकी परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान लिए, तो अब हम लोग जानेंगे क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जस्ता का निष्कर्षण। तो देखो बच्चों क्या कहता है कि जस्ता का निष्कर्षण उसके प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेंड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जिंक ब्लेंड के द्वारा किया जाता है, जिसकी कुछ निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं, जिसकी कुछ निम्नलिखित विधि है बच्चों। तो आप इसको सबसे पहले नोट करेंगे, तब आपको हम इसके बाद बताते हैं। इसको आप पहले आप नोट कर लो, ठीक है बच्चों। और इसके बाद अब हम लोग बताते हैं कि कैसे हम जस्ता का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड से कैसे अलग अलग प्रोसेस से हम करेंगे। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट, अब जानेंगे इसके बाद हम लोग जब पढ़ें कि जस्ता का निष्कर्षण करेंगे। तो देखिए जस्ता का निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो हमने बताया कि जस्ता का निष्कर्षण उसके प्रमुख जिंक ब्लेंड अयस्क से किया जाता है, जिसके लिए कुछ निम्नलिखित प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, जिसमें सबसे प्रक्रियाओं को अलग अलग करके हम पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं टॉपिक पर। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक यानी जस्ता का निष्कर्षण, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस होगा बच्चों, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा अयस्क का सांद्रण, जिसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? तो लिखा हुआ है सर्वप्रथम जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेंड को फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा सांद्रित किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। ये चीज़ आप ऐसे भी याद रखेंगे बच्चों कि सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो हमेशा फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क में अयस्क के कण हल्के होते हैं और अशुद्धियाँ भारी होती है। ठीक है बच्चों, तो इससे होगा क्या कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो जब अयस्क की अशुद्धियाँ दूर कर लीजिएगा, यानी अयस्क को सांद्रित कर लीजिएगा, तो इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस आएगा बच्चों वो है जारन, रोस्टिंग। तो करते इसके लिए क्या है बच्चों? तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। क्या करते हैं? सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड बनता है, यानी कि ZnO बनता है। क्या बनता है? ZnO बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया हमने लिखा है ZnS + O2। क्या बनेगा बच्चों? ZnO जिंक ऑक्साइड और क्या बनेगा? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। यानी कि ये प्रक्रिया जारन की है, जिसमें वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता है, जिससे जिंक सल्फाइड किसमें चेंज हो जाता है? जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। तो बच्चों जब ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है तब आप लोगों को पता है क्या करते हैं हम लोग? तो धातु के ऑक्साइड को हम लोग धातु में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। तो धातु का ऑक्साइड क्या है? जिंक ऑक्साइड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो तीसरा जो प्रोसेस लगाएंगे बच्चों वो है अवकरण का। क्या है? अवकरण का, रिडक्शन का, जिसको हम लोग स्मेल्टिंग भी कर सकते हैं, प्रद्रावण भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? प्रद्रावण भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखा हुआ बच्चों? देखिए कि प्राप्त जिंक ऑक्साइड में क्या करते हैं हम लोग कि कोयला का चूर्ण मिश्रित कर देते हैं और उसे भट्ठी में गर्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? भट्ठी में उसे
गर्म करते हैं तब क्या होता है कि जिंक ऑक्साइड जो होता है अवकृत होकर जस्ता धातु में चेंज हो जाता है। देखिए इसका रिएक्शन बच्चों, जिंक ऑक्साइड है कार्बन, यानी कोयले का चूर्ण क्या है, कार्बन ही, जिसको हम लोग कार्बन के साथ मिश्रित कर गर्म किए। तो देखिए बच्चों यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिमूव हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, और जस्ता सिर्फ आपको किसके रूप में मिल गया, तो धातु के रूप में मिल गया बच्चों। तो जस्ता धातु प्राप्त हो गया इन 3 प्रक्रियाओं के बाद। ये जस्ता धातु में कुछ अशुद्धियां रह जाती है बच्चों, जिसको हम लोग वैद्युत शोधन विधि के द्वारा क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे बच्चों, है ना। अधिकांश धातुओं को वैद्युत शोधन विधि के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों इसको आप जल्दी से नोट कर लो। अगला प्रोसेस आपको बताते हैं वैद्युत शोधन। तो देखिए स्टूडेंट, आप जानेंगे इसके बाद हम लोग जब प्राप्त किए अवकरण के द्वारा जस्ता के ऑक्साइड से जस्ता धातु को, तो उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती है, क्योंकि अवकरण की प्रक्रिया से पूर्ण रूप से शुद्ध धातु हमें मिलता नहीं है। तब हम करते क्या है कि तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, धातु का वैद्युत शोधन करते हैं, धातुओं को शुद्धिकरण करते हैं। तो आइए टॉपिक पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ जिंक, यानी जस्ता का वैद्युत शोधन। तो जस्ता का वैद्युत शोधन देखिए कैसे किया जाता है। तो लिखा हुआ है कि उपयुक्त विधि से प्राप्त जस्ता धातु को वैद्युत शोधन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है, जो विधि इससे पहले पढ़े थे उसमें जो जस्ता धातु था उसको हम वैद्युत शोधन विधि के द्वारा क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, क्योंकि वो शुद्ध जस्ता था। इसके लिए फिर से वही प्रोसेस है बच्चों, क्या शुद्ध जस्ता का एनोड बनाएंगे, शुद्ध जस्ता का कैथोड बनाएंगे, उसे उसी के लवणीय विलयन ZnSO4 में रखेंगे और इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो कैथोड पर शुद्ध जस्ता धातु प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त जस्ता धातु 99.98% शुद्ध होगा। तो बच्चों ये जो देख रहे हैं आप वैद्युत शोधन, ये आप हमारे YouTube के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम खोलकर बच्चों, उसमें आप सारे लेक्चर वीडियो में देखेंगे, सब क्रम वाइज बना हुआ है, उसमें हमने पढ़ाया है। एक लेक्चर का नाम है, उसमें आप देखिएगा लेक्चर 4 का, जिसमें लिखा हुआ हमने धातुओं का शोधन। तो उसमें आप जाकर देखिएगा कि लेक्चर 4 और 5 में आपको क्या पढ़ाया गया है, धातुओं को शुद्ध करने के लिए बताया गया है, जिसमें वैद्युत शोधन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया फिगर के साथ। तो बच्चों उस चीज़ को वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, तो जिससे ये भी और आपका क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप पढ़ भी चुके होंगे, आप रेगुलर अगर इस चीज़ को पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर, तो आप देखे होंगे बच्चों। तो वही प्रक्रिया है वैद्युत शोधन में, अशुद्ध धातु का एनोड, शुद्ध धातु का कैथोड और उसी धातु का लवणीय विलयन और विद्युत धारा का प्रवाह। तब क्या होता है कि जो एनोड होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या करता है, तो अपना आयन बनाता है ना। एनोड क्या करता है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए एनोड पर हम लिखेंगे, एनोड पर क्या होता है कि जस्ता जो है वो इम्प्योर जो जस्ता है, यानी कि अशुद्ध जस्ता है, इम्प्योर जिंक जो है, वो क्या करता है, आयन में चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। किस में चेंज होता है, आयन में चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। और जो एनोड की अशुद्धियां हैं वो एनोड प्लेट के नीचे गंदगी के रूप में बैठ जाती है, जिसको हम लोग एनोड मड कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो जिंक आयन है, ये जो एनोड से मुक्त हो रहा है कहाँ जाएगा, तो वो कैथोड प्लेट पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, कैथोड प्लेट पे चला जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन भी वायर के थ्रू कहाँ जाएगा, कैथोड पर ही जाएगा। यानी जो कैथोड पर प्रक्रिया होने वाला है उसमें जो ये देख रहे हैं, जो जिंक आयन जो आप देख रहे हैं, ये जिंक आयन क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, क्योंकि आयन जो होता है विलयन के थ्रू चला जाता है प्लेट पर और इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू चला जाता है। जहाँ पर ये ग्रहण करके किस में चेंज होता है, तो सिर्फ जिंक में चेंज होता है। यही जिंक जो है बच्चों, ये प्योर जिंक मेटल है, यानी कि ये शुद्ध जस्ता धातु है, जो 99.98% क्या है, तो शुद्ध है। क्या है, 99.98% शुद्ध है, और इसी जस्ता का हम लोग उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए बगल में लिखा है हमने यूजेज ऑफ जिंक, जस्ता का उपयोग। क्योंकि देखिए कोई भी धातु का निष्कर्षण आप जब करोगे तो उसके बाद आप उसके उपयोग का जिक्र जरूर करोगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला क्या है प्रोसेस, तो पहला जो उपयोग है वो है लोहा का जस्तीकरण पे। लोहा का जस्तीकरण, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं बच्चों। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोहा के ऊपर जस्ता धातु का लेप चढ़ा देते हैं ताकि लोहा में जंग ना लगे। क्या, लोहा में जंग न लगे, इसलिए हम वहाँ पर लोहा का क्या कराते हैं, जस्तीकरण कराते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा इसका उपयोग क्या है कि शुष्क सेलों में इलेक्ट्रोड के रूप में, आप पढ़े होंगे वैद्युत रसायन में हमने पढ़ाया है ना, वीडियो लेक्चर में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया बैटरी का एनोड जो बनाते थे हम लोग बच्चों, किससे बनाते थे, तो जिंक से बनाते थे, यानी कि इसका उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जा सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण उपयोग है बच्चों कि पीतल, जर्मन सिल्वर, ये सब मिश्र धातु का नाम है बच्चों, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पीतल में कॉपर और जस्ता दोनों मिला रहता है, तांबा जस्ता से मिलाकर बनाते हैं, है ना। जर्मन सिल्वर में आपका जो है से आपका कह सकते हैं उपयोग जो किया जाता है मिश्र धातु के रूप में किया जाता है। चौथा जो प्रोसेस है बच्चों, चौथा जो इसका उपयोग है वो है कि साइनाइड विधि। एक विधि है साइनाइड,
जिस विधि में गोल्ड और सिल्वर दोनों को निष्कर्षण किया जाता है तो उसमें हम जस्ता धातु का पाउडर मिलाते हैं ताकि सोना और जो है ना चांदी अपने अयस्क से आसानी से अलग हो जाए। तो ये 4 महत्वपूर्ण उपयोग हमने आपको बता दिया बच्चों, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लोगे। तो देखो बच्चों, आज के हमने लेक्चर वीडियो में आप लोगों को ये बताया कि जस्ता धातु क्या है और उसका निष्कर्षण उसके मुख्य अयस्क जिंक ब्लेंड के द्वारा किस प्रकार किया जाता है ना, जिसमें आपके सारे विधियों को बताया है। बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं बच्चों तो आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है, आप ऐसे ही निष्कर्षण का डिटेल्स लिखोगे सारे पॉइंट्स के साथ और अंत में क्या करोगे तो जस्ता का उपयोग जो देख रहे हो आप इसका भी जिक्र कर दोगे, क्योंकि निष्कर्षण तभी कंप्लीट होगा जब आप उसके संकेत से लेकर उसके उपयोग तक आप नोट करोगे। यानी जितना हमने अपने लेक्चर वीडियो में दिखाया है इतना आपको एक्सप्लेन करने के बाद बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लॉन्ग का जितना भी मार्क्स होगा उतना आपको जरूर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर से संबंधित अगर कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जिसका सॉल्यूशन या तो आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको हम बताने वाले हैं लोहा धातु का निष्कर्षण, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोसेस है फिगर के साथ है बच्चों, तो मिस मत करना। और वो आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हम लोग लोहा धातु का उसके प्रमुख है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट से कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।